आज वित्त रहित शिक्षक वित्त सहित बनने के लिए लंबे अंतराल से संघर्ष कर रहे हैं। वित्त रहित शिक्षकों के अधिकार की बात सरकार का ना करना, और जब सत्ता में आते हैं तो आपका मुंह बंद हो जाता है, जब विपक्ष में आते हैं तो आपका यह मुद्दा हो जाता है। जो विपक्ष में बैठ करके बोले थे कि वित्त रहित शिक्षकों का अधिकार मिलेगा, सांख्यिकी स्वयंसेवक को उसका अधिकार मिलेगा, शारीरिक शिक्षक को उसका अधिकार मिलेगा, तो सबसे पहले इंप्लीमेंट जब आप विपक्ष में करते हैं तो सत्ता पक्ष में तो आपके पास पावर मिलता है। अगर आप वित्त रहित शिक्षक या सांख्यिकी स्वयंसेवक या शारीरिक शिक्षक जो बिहार के मेधावी और योग्य शिक्षक हैं, उनको दक्षता के अनुसार से अगर उनकी भरपाई करते हुए उनको उनके अधिकारों को अगर आप नहीं दिलाते हैं तो शायद यही शिक्षक अपने सड़कों पर उतर करके कल के दिन आपको भी सत्ता से वंचित रखने का एक अपना हिम्मत रखते हैं। इस बार सरकार का जो यह पॉलिसी है, अब बिहार के लड़का एकदम मेधावी है और उस मेधावी छात्र को अपनी योग्यता पर रहते हुए उनको बिहार में नौकरी नहीं मिलना, इसके बदले अन्यत्र राज्यों से आकर के यहाँ पर नौकरी प्राप्त कर लेना, जबकि उस योग्यता का अचीवमेंट बिहारी युवा भी करते हैं, बिहारी छात्र भी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का इन बिहार वासियों के प्रति, खासतौर से उन बेरोजगार युवाओं के प्रति उनकी कार्यशैली पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो ये घुसपैठिए की नीति कि बिहार में आकर के और यूपी मॉडल को लागू कर देना, जिस प्रकार से अभी हाल फिलहाल जो देखा गया है एग्जाम में, उसमें यूपी के बच्चों की ज्यादा बहुतायत संख्या में उसका ज्वाइनिंग हुआ है, जबकि बिहार के युवा मेधावी छात्र अपने अपने डिग्रियों को लेकर के सड़कों पर भटक रहे हैं। तो फिर कैसे समझा जाए कि हमारा बिहार का विकास होगा या बिहार में किसी भी प्रकार की रोजगार की समस्या से निदान मिलेगा? कि वो बिहार सरकार के अंदर के पदाधिकारी हैं और बिना बिहार सरकार के बर्खास्त में वो पदाधिकारी, वैसे पदाधिकारी कोई भी अपना फरमान लागू नहीं कर सकता जब तक कि कोई उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं हो। हमारे शिक्षकों के साथ जो घूम करके जो उनके प्रति जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो यूपी से आकर के लड़के ज्वाइन, ऐसा बात नहीं सरकार के संज्ञान में नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार के बर्खास्त में रह करके ये अंदरूनी माध्यम से ये शिक्षा की नीति को ध्वस्त करते हुए और ये चाह रहे हैं कि बिहार में फिर से एक बार लोग जो है वो शिक्षा से महरूम हो जाए। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। बिहार में बेरोजगारी का जो आलम है, बिहार में बेरोजगार युवाओं के साथ जो लगातार छलावा हो रहा है और खास करके बिहार के युवाओं को उनकी योग्यताओं को दरकिनार कर जिस तरह से यूपी के बेरोजगार युवाओं को बिहार में एंट्री दी जा रही है, जो आरोप लग रहे हैं बिहार के दो बड़े अधिकारियों के ऊपर कि वो बिहार में यूपी का एजेंडा सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी की जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए उन्हें बिहार में एक साजिश के तहत एंट्री दी जा रही है। उसके लिए बिहार में जो डोमिसाइल नीति लागू थी, उस डोमिसाइल नीति को येन केन प्रकारेण समाप्त कर, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार सरकार को पूरी तरह से अपने झांसे में लेकर जिस तरह से डोमिसाइल नीति समाप्त करवाई गई और यूपी के बेरोजगार अभ्यर्थियों को बिहार में रोजगार देकर, जो बिहार के योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हो या अन्य विभागों में जो तलाश कर रहे हैं रोजगार की, उन अभ्यर्थियों के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ है, उसके पीछे क्या मानते हैं कि बिहार सरकार की गलत नीति का शिकार बिहार के युवा हो रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव सह मुंगेर जिला संयोजक प्रमोद पासवान जी है। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। प्रमोद जी, जिस तरह से बिहार के युवाओं के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार हो रहा है, रोजगार पर जो उनका अधिकार था, उनका अधिकार छीनकर पड़ोस के यानी कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को बिहार के युवाओं का अधिकार दिया जा रहा है, इनकी रोटी छीनकर उनकी थाली में परोसा जा रहा है। इसके पीछे क्या मानते हैं कि यूपी के जो दो नुमाइंदे हैं, चाहे वो अतुल प्रसाद जी जो कि बीपीएससी के चेयरमैन है और दूसरे जो बिहार के अपर शिक्षा सचिव है के पाठक जी, क्या मानते हैं ये दोनों जिम्मेदार है या बिहार सरकार की गलत नीतियां इसके पीछे जिम्मेदार है? बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, सबसे पहले आपके चैनल को। और जहां तक बात रहा, आज बिहार का जो परिवेश बन चुका है इतने सालों में, कहीं ना कहीं बिहार जो कि प्रोग्रेस करना चाहिए, लेकिन आज चारों तरफ बिहार अपनी बदहाली की आंसू रो रहा है। उसमें एक जो आपने कहा शिक्षा की बात, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद युवा हृदय सम्राट चिराग पासवान जी ने अपने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में पहले बिहारी के लिए, बिहारी की दिशा और दशा को तय करने के लिए, उनके मान सम्मान के साथ जिंदगी जीने के लिए उन्होंने अपने एजेंडे और अपने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन लागू किए हैं, जिसमें उन्होंने रोजगार के विषय में भी अपनी बातों को रखा है कि आखिर बिहार के जो मेधावी छात्र हैं, जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उन्हें रोजगार कैसे मुहैया कराई जाए, ये सारा प्रावधान है। लेकिन जो तत्कालीन सरकार का जो यह पॉलिसी है, अब बिहार के लड़का इतना मेधावी है और उस मेधावी छात्र को अपनी योग्यता पर रहते हुए
उनको बिहार में नौकरी नहीं मिलना, इसके बदले अन्यत्र राज्यों से आकर के यहाँ पर नौकरी प्राप्त कर लेना, जबकि उस योग्यता का अचीवमेंट बिहारी युवा भी करते हैं, बिहारी छात्र भी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का इन बिहार वासियों के प्रति, खास तौर से उन बेरोजगार युवाओं के प्रति उनकी कार्यशैली पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। या तो उनके पदाधिकारी का गाइडलाइन सरकार के अंदरूनी से चल रहा होता है, या तो फिर डिक्टेटरशिप हो सकता है। लेकिन बिहार वासी पूरी तरह से सजग है। अब बिहार वासी सजगता पूर्वक इस बात को देख रहे, युवा बेरोजगार देख रहे हैं। तो ये घुसपैठिए की नीति कि बिहार में आकर के और यूपी मॉडल को लागू कर देना, जिस प्रकार से अभी हाल फिलहाल जो देखा गया है एग्जाम में, उसमें यूपी के बच्चों की ज्यादा बहुतायत संख्या में उसका ज्वाइनिंग हुआ है, जबकि बिहार के युवा मेधावी छात्र अपने अपने डिग्रियों को लेकर के सड़कों पर भटक रहे हैं। तो फिर कैसे समझा जाए कि हमारा बिहार का विकास होगा या बिहार में किसी भी प्रकार की रोजगार की समस्या से निदान मिलेगा। और जहां तक 15 साल हो गए इस सरकार के, लगभग 15 साल के अंतर्गत में आज तक एक भी सुई का कारखाना नहीं खुला। हमारा तो एजेंडा, हम तो कहते हैं सरकार से कि अभी भी कम से कम आंखें खोले, प्रत्येक जिला वाइज ही अगर जिस चीज की खेती जहां होती है, चाहे जिस चीज का उत्पादन जहां होता है, उस चीज की अगर फैक्ट्री लगा दिया जाए तो बहुतायत संख्या में रोजगार का समस्या हल हो जाएगा। शिक्षा के माध्यम से जो ट्रेनिंग ले चुके छात्रों को अगर उनको अपने ही बिहार में समायोजित किया जाए तो बच्चों को एक उच्च और अच्छी शिक्षा की प्रबल संभावना है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। वो केवल ढाक के तीन बात, कागजी वादे, चुनावी घोषणा, इन सब से नहीं। ये परिवर्तन का दौर चल चुका है। बिहार वासियों ने परिवर्तन का दौर मन में बना लिया है। बिहार परिवर्तन के कगार पर खड़ा है और पूरे तमाम बिहार के लोग, हमारे लोक जनशक्ति रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, उनके विचारधारा से जुड़ गए हैं, उनको अपने दिलों में जगह दे दिए हैं और आने वाले दिनों में विकल्प के रूप में हमारे चिराग पासवान जी ही हमारे बिहार, विकसित बिहार बनाने का जो सपना उनके मन में है वही पूरा करेंगे। अब एक उदाहरण देते हैं। हमारे ही जमालपुर में बियाडा का क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा भूभाग है और वहां से आईटीसी का हमारा 6 किलोमीटर दूर है। अगर आईटीसी का एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट का इकाई अगर बैठ जाए बियाडा में तो कम से कम 5000 युवाओं को तो रोजगार मिल जाएगा। लेकिन इस पर तो कोई कुछ करते नहीं है। इस पर करे या जिन जिन जिलों में बंद फैक्ट्रियां हैं, केवल उनको ही सुनियोजित ढंग से अगर उसको चालू करा दिया जाए तो हद तक जो है रोजगार की समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन केवल वोट की पॉलिसी, जात पात की राजनीति करने वाले लोग वो नहीं चाहते हैं कि बिहार विकास हो, बिहार का कोई कायाकल्प हो। वो केवल चाहते हैं कि लोग हमारे बर्दहस्त में रह करके हमें केवल वोट दे और हम अपनी शासन सत्ता से राजा बनकर घूमें। लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि जो जनता अपने संवैधानिक वोट के अधिकार से यदि किसी दल को राजा बना करके सिरमौर देना जानती है, यदि बिहार में विकास नहीं हुआ तो वही जनता आने वाले दिनों में अपने संवैधानिक वोट के अधिकार से उनको जमींदोज करना भी जानती है। प्रमोद जी, जिस तरह से चिराग पासवान जी एक एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, बिहारियों के हकूक की बात करते हैं, आप भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो चिराग पासवान जी का एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने में आप लगातार अपनी ओर से भूमिका निभाते आ रहे हैं। ऐसे में बिहार के 2 पदाधिकारी यूपी का एजेंडा सेट कर रहे हैं, अतुल प्रसाद जी और के पाठक जी। इससे पहले भी आपने देखा होगा के पाठक जी ने कई विद्यालयों में जाकर शिक्षक शिक्षिकाओं को बिहारी कहकर अपमानित करने का प्रयास किया और फिर एक साजिश के तहत बिहार में बिहारियों को दरकिनार कर यूपी वाले को लाकर सेट करना। क्या माना जाए कि ये पूरे प्लानिंग के तहत के पाठक जी अपने वक्तव्य में भी कहा है कि बिहार के युवाओं में योग्यता नहीं है और यह कहकर और यूपी वाले को यहाँ एक एजेंडे के तहत सेट कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि बिहार के लोगों की योग्यताओं पर कुठाराघात कर रहे हैं, उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहे हैं? क्या चिराग पासवान जी का जो एजेंडा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उस एजेंडे पर ये कुठाराघात है? इसको किस तरह से आप देखते हैं? शायद हमारे ये 2 सम्मानित पदाधिकारी जो यूपी से आकर के बिहार में जो डिक्टेटरशिप करने के लिए चले हैं, शायद इन्हें मालूम नहीं है जो उन्होंने अपने वक्तव्य में जो आपने कहा कि बिहार के विद्यार्थियों में योग्यता नहीं है। आज शायद वो लिस्ट उल्टा करके देख लें। शिक्षा के क्षेत्र में
बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में सर्वोपरि है। और शिक्षा का जहां तक माध्यम है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या चाहे अन्य कोई सर्विसेज हो, यदि वो आंकड़े उठाकर देखें तो उसमें हमारे योग्य बिहारी ही उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में है। ये दोनों जो है महाशय, ये पदाधिकारी हैं बिहार सरकार के। तो बिहार सरकार के पदाधिकारी हैं तो बिहार सरकार के पास इनके चाबी है, बिना बिहार सरकार के गाइडलाइन के अनुसार से। अच्छा प्रमोद जी, आपने कहा कि वो बिहार सरकार के पदाधिकारी हैं, लेकिन बिहार का खाते हैं लेकिन गाते यूपी का है। हाँ गाते, यही बात तो हम आपको कहना चाह रहे हैं कि वो बिहार सरकार के अंदर के पदाधिकारी हैं और बिना बिहार सरकार के बरदहस्त में वो पदाधिकारी, वैसे पदाधिकारी कोई भी अपना फरमान लागू नहीं कर सकता जब तक कि कोई उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं हो। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए। आए दिन जो वक्तव्य आता है, आए दिन जो बिहार के हमारे शिक्षकों के साथ जो घूम करके जो उनके प्रति जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो यूपी से आकर के लड़के ज्वाइन कर, ऐसा बात नहीं कि सरकार के संज्ञान में नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार के बरदहस्त में रह करके ये अंदरूनी माध्यम से ये शिक्षा की नीति को ध्वस्त करते हुए और ये चाह रहे हैं कि बिहार में फिर से एक बार लोग जो है वो शिक्षा से मरहूम हो जाए और इनका जो है जो चुनावी एजेंडा है या चाहे जो इनका अंदर का जो ये मन में मरमाहत है, वो मरमाहत इसका जो है केवल दिखावा है और इसमें कोई काम नहीं है। अच्छा प्रमोद जी, जिस तरह से यारों ये भी लग रहे हैं कि खुद नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं आगामी लोकसभा चुनाव में। क्या ये जो राजनीतिक उनकी जो महत्वाकांक्षा है, उसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति को लेकर, उसी एजेंडे को सेट करने के लिए बिहार में यूपी वालों को एंट्री देने में जो के पाठक और अतुल प्रसाद जी का मिशन है, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बैकडोर से उनकी भी सहमति है, क्या लगता है? आप तो बहुत अच्छा बात बोल दिए। तो इसका मतलब है कि जब ये ऐसी संभावना अगर जता रहे हैं आपके माध्यम से, तो ऐसी संभावना जब जता रहे हैं तो इसका मतलब है कि बिहार के बिहारियों ने उनको मैंने रिजेक्ट किए, तब तो वो फुल यूपी जा रहे हैं। अब यूपी जाइए, भारत के कोई कोना में चुनाव करे, लोकतंत्र है, कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन बिहार के अंदर में अगर वो यूपी मॉडल को अगर लागू करना चाहेंगे तो उस यूपी मॉडल को लागू करने में जो उसकी अच्छाइयां हैं उसको तो बिहारी स्वीकार करेगा, लेकिन जो डिक्टेटरशिप है उसे कदापि स्वीकार नहीं कर सकेगा, चाहे इसके लिए सड़क से लेकर के विधानसभा तक का आंदोलन क्यों ना करना पड़े। और हमारी पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के आधार पर चल रही है और वो हर समय, हर पल, हर क्षण बिहार के युवा, लाखों युवा बेरोजगार के साथ कंधे में कंधे मिलाकर संघर्ष कर रही है। और आने वाले दिन में सत्ता परिवर्तन के बाद आप देख लीजिएगा कि इसमें सुधार होगा और जो भविष्य बिहार का होगा वो हमारे चिराग पासवान के हाथों से ही विकसित बिहार का सपना साकार होगा। जिस तरह से रोजगार की बात पर हम लोगों ने चर्चा किया, रोजगार के क्षेत्र में तेजस्वी यादव जी ने बिहार की सत्ता में आने से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले जो उन्होंने घोषणा किया था 2020 में कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम पहले कैबिनेट के पहले कलम से हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी में बहाल करेंगे। 10 लाख लोगों को रोजगार, तो अभी 10 लाख बिहारियों को तो नौकरी अब तक मिली नहीं। मुझे तो लगता है कि बिहार के 1 लाख युवाओं को भी नौकरी नहीं मिल पाई है। उसके अलावा जो बिहार के वित्तरहित शिक्षक है, सांख्यिकी स्वयंसेवक है, इन दोनों ही मुद्दों को आप लगातार हमारे चैनल के माध्यम से भी उठाते आए हैं और लगातार जो सांख्यिकी स्वयंसेवक और वित्तरहित शिक्षकों का मुद्दा है, उसके अलावा शारीरिक शिक्षक, शारीरिक शिक्षा में भी जो बीपीएड, एमपीएड जैसे महंगे कोर्स करके बिहार के युवा बैठे हुए हैं, उनको तरजीह ना देकर यूपी से जो खिलाड़ी है, जो बिना योग्यता के खिलाड़ी हैं, उनको यहां पे मौका दे दिया गया। तो क्या माना जाए, बिहार के होनहार खिलाड़ी हो या शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में योग्यता रखने वाले मेधावी छात्र हो, उनके हक के साथ बिहार सरकार खिलवाड़ कर रही है और जो 10 लाख का रोजगार का जो इनका दावा था अब तक पूरा नहीं हो पाया। तो क्या मानते हैं कि 2024 में बिहार के युवा तेजस्वी यादव को भी धूल चटाने के लिए आगे बढ़कर आएगी, क्या लगता है? अब आपको हम बताते हैं पवन जी, चाहे कोई भी दल का नेता हो, बिहार सरकार में अगर है शासन सत्ता पर, नीति और नीयत ठीक रहनी चाहिए। अगर घोषणा करते हैं 10 लाख की
तो उसको पूरा करना चाहिए। कर दे ना वो हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी। अभी जितने भी विभाग हैं, चाहे वो नगर विकास विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे अन्य कोई विभाग हो, सारे विभाग जो है वो प्रभार पर चल रहा है। एक चपरासी से भी ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी का काम या क्लरिकल का काम कराया जा रहा है। वो प्रभार वाले क्षेत्र का ही अगर गणना करके जो प्रभार लिए हैं, अगर उसको प्रभार से मुक्त करके अगर वहां पर नियुक्ति का कर दिया जाए तो नगर विकास स्वास्थ्य विभाग जैसे में ही 10 लाख आदमी हट जाएंगे। आज आप चल जाइए कहीं भी, ब्लॉक, अंचल, नगर विकास या हॉस्पिटल या कहीं भी, आप देख लीजिए कि एक्सरे कौन चला रहा है, आप देख लीजिए सफाई इंस्पेक्टर कौन है नगर विकास विभाग में, आप देख लीजिए कि क्लर्क कौन है। एक क्लर्क पर 26 फाइल का लोड पड़ा हुआ है। तो रोजगार नीति और नीयत साफ होनी चाहिए। यदि रोजगार देने का हमको अगर किसी भी सरकार को अगर है नीति और उसकी नीयत साफ, तो सबसे पहले जो बिहार में जितने भी प्रभार पर चल रहे हैं पद, उन पद को खत्म करके उस पर समायोजित जो करे, वो उसमें पढ़े लिखे नौजवानों को करे, उसकी परीक्षा ले, वो खुद समायोजित हो जाएंगे। बिहार में बेरोजगारी की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, रोजगार मुहैया होगा। लेकिन वो नहीं, अगर कोई क्लर्क अगर 26 फाइल ढो रहा है तो उसके माथे पर 27वां, 28वां और 30वां फाइल दे दिया जाता है, लेकिन उसके जगह पर कोई अन्य निम्न वर्गीय क्लर्क या उच्च श्रेणी क्लर्क, इसकी बहाली को बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में कैसे रोजगार की आप बात करते हैं कि 10 लाख दे देंगे? बोल कथनी और करनी में थोड़ा सा अंतर होता है, और इसको जो है जो आदमी वही सटीक होता है और वही शासन सत्ता का परिपक्व खिलाड़ी होता है, जो बोले वो करे। अगर आज के डेट में भी अगर जितने भी विभाग हैं उनमें प्रभार वाले जितने पद हैं उनको मुक्त करते हुए उस पर नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जाए, तो बिहार में जितने विभाग है सब फुलफिल भी हो जाएगा, लोगों का समय भी बचेगा, लोगों का काम भी आराम से होगा, पेंडिंग केस भी नहीं रहेगा और समस्याओं का समाधान भी होगा। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। जनता आज के डेट में पूरे बिहार की जनता सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं अपने हकों अधिकार के लिए। आज महिलाएं हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, वृद्धा हैं, चाहे कोई भी हो, सब अपने अपने सुनिश्चित अपने अधिकार के लिए कहीं ना कहीं सालों से रेड़िया रहे हैं, माने घसीटा रहे हैं। तो ऐसे नहीं, इनको अगर सही में अगर इनकी नीयत है कि 10 लाख रोजगार देने के लिए, तो बिहार के सारे विभागों में जितने भी पद खाली हैं उनको ये समायोजित करे। जो प्रभार वाले पद हैं उस प्रभार वाले पद को खत्म करके उस पर फिक्स कर दे, फिक्स करके उसका जो नियुक्ति प्रक्रिया अपनावे, तभी रोजगार की बात संभव हो सकती है। पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कहा कि बिहारी फर्स्ट विजन के आधार पर जो हमारा लक्ष्य चल रहा है, उसमें इसी तरह की बातें हैं कि जितने भी लोग हैं, अब जैसे कि आप मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, नगर विकास विभाग का बहुत बड़ा काम होता है। अब एक क्लर्क से आप जो है तरह तरह का योजना का फाइल सबमिटवाइएगा, तो उसके लिए तो अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कोई निम्न वर्गीय होता है NULM का, कोई निम्न क्लर्क होता है साफ सफाई का, कोई क्लर्क बनता है जो कि शहर योजना का। तो ये सब पद खाली है, लेकिन प्रभार एक आदमी को दे दिया गया है, अब वो अकेला। अब इसके कारण क्या होता है, डेवलपमेंट भी बिहार का रुकता है। इसके कारण क्या होता है कि जो समय के अंतराल में जो पूरा हो करके जो जनता को अधिकार मिलना चाहिए उससे वंचित रह जाते हैं। तब तक चुनावी मोड़ आता है और घोषणाओं का पिटारा खुलता है, फिर उस समय वो घोषणा केवल घोषणा दावे और वादे, और इस पर जो है मैंने वोट लेकर के फिर उसको फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। नहीं, जब तक की नीति और नियत, सच्ची नीति और सच्चे नियत से यदि काम ना हो, तब तक वो सफल कभी नहीं हो सकता है। इसलिए ये वादा जो कि 10 लाख नौकरी का है, ये नौकरी का वादा अगर पूरा करना है, हमारे उप मुख्यमंत्री जो बोले हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, अगर उनके मुंह से निकला है तो कम से कम वो इस पर संज्ञान ले, और संज्ञान लेते हुए पूरे बिहार में जितने भी विभाग हैं उन विभागों में जो रिक्त पद हैं उन पर वो नियुक्ति प्रक्रिया अपनाकर उसको भरे। जो प्रभार वाले पद हैं उस प्रभार वाले पद पर प्रभार को समाप्त करके सभी योजनाओं के लिए एक एक चयनित जो क्लरिकल हो चाहे और कोई अन्य हो, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया अपनाए। बिहार से बेरोजगारी भी पलायन हो जाएगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, और तभी हम एक विकसित बिहार का सपना देख सकते हैं। प्रमोद जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने स्वयं बार बार वित्त रहित शिक्षकों के मुद्दे को अपने पार्टी के फोरम से उठाया है, और जिस समय वो विपक्ष में थे, विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव बार बार वित्त रहित शिक्षकों के हक को उनके अधिकार की बात करते थे।
यहां तक कि 72,000 से अधिक जो सांख्यिकी स्वयंसेवक है, जो दक्षता परीक्षा पास करके उन्हें सरकार ने मानदेय पर बहाल किया था, आज उन्हें जॉब से बर्खास्त कर दिया गया। उनके पैनल को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रद्द कर चुके हैं 2016 में, 15-16 में। तो ऐसे में इन दोनों ही मुद्दे पर आज तेजस्वी यादव क्यों खामोश है? उन्हें अपना अधिकार देने में वो क्यों पीछे हट रहे हैं, जबकि ये लोग अपनी योग्यता बार बार सिद्ध कर चुके हैं। क्या माना जाए, तेजस्वी यादव जो कि 9वीं पास है, जिनके पास खुद योग्यता नहीं है, आज उसके सरकार में योग्य शिक्षकों और योग्य सांख्यिकी कर्मियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उनको बार बार योग्यता साबित करने के लिए अपमानित किया जा रहा है। क्या मानते हैं? सबसे बड़ी बात कि योग्य व्यक्ति के पास एक विजन होता है। जब तक आपके पास विजन नहीं है तो आप काम नहीं करिएगा। अगर राजनीतिक मुद्दा अगर वित्त रही तो ये सांख्यिकी स्वयंसेवक, तो इसको तो पॉलिटिसाइज कर दिया। बट जबकि योग्य व्यक्ति को, वित्त रहित को तो वित्त सहित कब का कर देना चाहिए सरकार को। आज जो स्कूल की परिस्थिति है, जिसमें कि माध्यमिक और +2 ये सबको जो खिचड़ी एक ही जगह खिचड़ी परोस का दुकान बना करके रखे हुए हैं। आज वित्त रहित शिक्षक वित्त सहित बनने के लिए लंबे अंतराल से संघर्ष कर रहे हैं। विधानसभा में भी शायद आपने दिखाया था कि उसमें भी आवाज गूंजा है, विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी आवाज गूंजा है। जी। लेकिन इसके बावजूद भी वित्त रहित शिक्षकों के अधिकार की बात सरकार का ना करना, और जब सत्ता में आते हैं तो आपका मुंह बंद हो जाता है, जब विपक्ष में आते हैं तो आपका यह मुद्दा हो जाता है। तो ये एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल लगाने से काम नहीं चलेगा। जब भी करना होगा, जो आप मन में जो विपक्ष में बैठ करके बोले थे कि वित्त रहित शिक्षकों का अधिकार मिलेगा, सांख्यिकी स्वयंसेवक को उसका अधिकार मिलेगा, शारीरिक शिक्षक को उसका अधिकार मिलेगा, तो सबसे पहले इंप्लीमेंट जब आप विपक्ष में करते हैं तो सत्ता पक्ष में तो आपके पास पावर मिलता है, आप उसको केवल क्रियान्वयन करने की ही केवल रखते हैं, तो क्रियान्वन करना चाहिए। यदि क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि जरूर आपके ऊपर से कोई राजनीतिक दबाव है। चाहे महागठबंधन की राजनीति चल रही है, तो महागठबंधन की राजनीति में यदि वित्त रहित शिक्षक की बात अगर एक पक्ष उठाएंगे तो हो सकता है दूसरे नाराज हो जाएं। लेकिन बिहार की अस्मिता और बिहार के हक हकूक के लिए और बिहार के उन युवा बेरोजगार वित्त रहित शिक्षकों के घर परिवार और उनके मान, वो भी आपका वोटर हैं और लगातार शिक्षा की दुनिया से वो अपना योगदान दे रहे हैं और आपसे गुहार ही लगा रहे हैं। इसलिए अगर आप वित्त रहित शिक्षक या सांख्यिकी स्वयंसेवक या शारीरिक शिक्षक जो बिहार के मेधावी और योग्य शिक्षक हैं, उनको दक्षता के अनुसार से अगर उनकी भरपाई करते हुए उनको उनके अधिकारों को अगर आप नहीं दिलाते हैं, तो शायद यही शिक्षक अपने सड़कों पर उतर करके कल के दिन आपको भी सत्ता से वंचित रखने का एक अपना हिम्मत रखते हैं। इस बात को याद रखिएगा। प्रमोद जी, जिस तरह से आप लगातार और आपकी पार्टी लगातार बिहार के बेरोजगार युवाओं के मुद्दे को अपनी पार्टी के फोरम से उठा रही है, तो क्या अगर 2024 में लोकसभा में भी आप अगर केंद्र सरकार में अपनी भूमिका में जाते हैं, चिराग पासवान को अगर केंद्र में जगह मिलती है और फिर 2025 विधानसभा चुनाव में भी अगर बिहार की सत्ता में उनको भागीदारी मिलती है, तो क्या माना जाए आने वाले दिनों में बिहार के बेरोजगार युवाओं के अधिकार के लिए चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी क्या नया कुछ करेगी बिहार के युवाओं के लिए? निश्चित रूप से हमारे चिराग पासवान जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जमुई सांसद हैं, आज युवाओं के हृदय सम्राट हैं। निश्चित रूप से जो उन्होंने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, उनके अंदर में जितनी भी पॉलिसी हैं वो विकसित बिहार का सपना लेकर के बिहार में उतरे हैं और जितनी भी पॉलिसी है वो स्टेप बाय स्टेप सब लागू होगा, सबका क्रियान्वयन होगा। जहां तक बात रहा रोजगार, बिहार में तो अन्यत्र रोजगार है, पर्यटन रोजगार है, पर्यटन स्थल से का रोजगार है, IT बहुत सारे फैक्ट्री खोलने का ये है। ये जो बिहार में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, उन अपार संभावनाओं को देखते हुए हमारे युवा हृदय सम्राट आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट का विजन जो तैयार किए हैं, वो अगर 2024 में
या 2025 में सत्ता परिवर्तन होता है तो उस सत्ता परिवर्तन के लहर में आपको यह दिखाई पड़ेगा कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट विजन 100% बिहार में लागू होगा। यदि हम सरकार के अंग में रहेंगे तो यह लागू होकर रहेगा, जिससे आम बिहारी युवा, छात्र, बेरोजगार, महिला, वृद्ध सभी के जो अधिकार हैं उनको अधिकार हर क्षण हर पल मुहैया कराने के लिए लोजपा रामविलास के सिपाही तटस्थ भूमिका में आपको नजर आएंगे। अब बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव सह मुंगेर जिला संयोजक प्रमोद पासवान जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान जी का जो एजेंडा है, जो एक विजन लेकर चल रहे हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इस विजन को आने वाले दिनों में लागू करने की दिशा में 100% प्रयास किया जाएगा। और जिस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव में लोजपा की भागीदारी होगी, यदि सत्ता में आती है केंद्र सरकार में, या 2025 विधानसभा चुनाव में अगर बिहार की सरकार में इनको मौका मिलता है तो आने वाले दिनों में बिहार में जो इनका एजेंडा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो एजेंडा लेकर चल रहे हैं, जो ये विजन है इनका, इसे बिहार में 100% लागू किया जाएगा। हम लगातार बिहार के युवा बेरोजगारों का मुद्दा अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।